प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस एमए पूर्वार्ध हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली जो हाल ही की जो ऑनलाइन कक्षाएं हुई उसमें हमने आपके हिंदी पूर्वार्ध का जो पाठ्यक्रम है, जिसमें 4 प्रश्न पत्र होते हैं 100 अंकों के, और 3-3 घंटे का प्रत्येक प्रश्न पत्र होगा। और इन चारों प्रश्नों पत्रों में जो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के द्वारा जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उस पर हमने विस्तार से चर्चा की है। प्रत्येक यूनिट, प्रत्येक इकाई या प्रत्येक प्रश्न पत्र में कितने कितने प्रश्न आते हैं, कितने कितने अंकों के आते हैं, उसकी शब्द सीमा, उन सभी पर हमने विस्तार से चर्चा कर ली है। और पाठ्यक्रम पर मैंने पीडीएफ बना करके भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए हैं, आप वहां से अच्छी तरह से अवलोकन कर लें। और हाल ही की ऑनलाइन कक्षा से मैंने आपके प्रथम प्रश्न पत्र की प्रथम यूनिट में सम्मिलित जो आदिकाल और उससे संबंधित जो सामग्री हैं उसे हमने पढ़ाना आरंभ किया था। और हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन को लेकर के मैंने पिछली 2 ऑनलाइन कक्षाओं में काफ़ी विस्तार से चर्चा की थी। और चार आरंभिक जो इतिहास ग्रंथ हैं, इतिहासकार हैं, उनके द्वारा जो काल विभाजन प्रस्तुत किया गया था उन पे भी मैंने विस्तार से चर्चा की है, उनकी समीक्षाएं की हैं और किस दृष्टिकोण से वो अनुचित हैं इस पर भी हमने चर्चा की थी। और आज हम उसी क्रम को जारी रखते हुए 5वें जो इतिहासकार हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन का बहुत ही सराहनीय प्रयास किया है, और वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और इनके द्वारा जो काल विभाजन का प्रयास किया है उसको हम आज की ऑनलाइन कक्षा में पढ़ेंगे। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। चलिए हम आरंभ करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक और मानव मनोवृत्ति के आधार पर, यानी मनुष्य के मन की क्या प्रवृत्तियां होती है, उनका मन का क्या विज्ञान होता है, उस आधार पर, तथा दूसरी ओर प्रत्येक काल की साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर हिंदी साहित्य का काल विभाजन तथा नामकरण करने का प्रयास किया है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जो मूल रूप में काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा सन 1929 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। काल विभाजन की दिशा में शुक्ल जी का अभिमत सबसे अधिक वजनदार है। इन्होंने साहित्य को जनता की संचित चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब मानकर सुस्पष्ट विभाजन किया है, यानी जनता की जो संचित चित्तवृत्तियां हैं, उनके मन हृदय की जो प्रवृत्तियां हैं, उनको उनका प्रतिबिंब मानते हुए जैसा हृदय होगा, जैसे मनुष्य की मन की भावनाएं होगी, वैसा ही साहित्य लिखा गया। तो इन सबको आधार मान करके इन्होंने सुस्पष्ट विभाजन किया है जो 4 कालखंडों में विभक्त हैं। और परवर्ती इतिहासकार इन्हीं को मूल आधार मान करके अपने अपने काल विभाजन, अपने अपने साहित्य, हिंदी साहित्य के इतिहास में वो काल विभाजन करते हैं। तो देखिए, पहला कालखंड इन्होंने रखा वीरगाथा काल, संवत 1050 से 1375 विक्रमी संवत तक। दूसरा कालखंड है पूर्व मध्य काल, जिसे इन्होंने भक्ति काल कह करके पुकारा है, 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक। और तीसरा कालखंड इन्होंने उत्तर मध्य काल, यानी दूसरा नाम इन्होंने दिया रीति काल, संवत 1700 से 1900 विक्रमी संवत। और चौथा कालखंड इन्होंने दिया आधुनिक काल, जिसे गद्य काल कह करके भी पुकारा है, क्योंकि गद्य की प्रवृत्ति प्रमुख रूप से उभरी है संवत 1900 से लेकर के अब तक। तो ये 4 कालखंडों में विभक्त है। और केवल एक वीर गाथा काल को लेकर के थोड़ी विसंगतियां हैं कि इन्होंने एक ही प्रवृत्ति को आधार मान करके इस कालखंड का नामकरण कर दिया। और फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो आगे चल करके इस काल को आदिकाल कहना आरंभ करते हैं। तो जो कोष्टक में लिखी हुई चीज़ें हैं, तो देखिए, आदिकाल प्रथम काल हो गया, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, और चौथे को आधुनिक काल, ये कई हैं। और हम इसी रूप में हिंदी साहित्य के इतिहास को हम पढ़ते आ रहे हैं और परवर्ती विद्वानों ने इसी विभाजन को आधार माना है। लेकिन आज वर्तमान में कई शोध दृष्टियों के उपरांत कई परिणाम सामने आ गए हैं। तो ये चीज़ें यदि शुक्ल जी के पास भी होती तो उनके साहित्य का, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और इतिहास एक अलग ही रूप लेकर के निखरता। चलिए हम आगे बढ़ते हैं आचार्य शुक्ल जी के काल विभाजन की समीक्षा की ओर। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहना अधिक युक्ति संगत समझा, क्योंकि इस कालावधि में
वीरगाथा प्रधान काव्य प्रवृत्तियों का बाहुल्य हमें प्रतीत हुआ था। इसी प्रकार पूर्व मध्यकाल को इन्होंने भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल को रीति काल तथा आधुनिक काल को वे गद्य काल कहने के पक्ष में हैं। उनके अनुसार क्रमशः इन कालों में वीरता की प्रवृत्ति, भक्ति, रीति तत्व का निरूपण तथा गद्य की प्रधानता है। अतः प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर यह नामकरण उचित है। आचार्य शुक्ल ने परंपरा से प्राप्त आदि, मध्य और आधुनिक नामों के साथ उस युग की प्रमुख प्रवृत्ति के आधार पर एक एक विशिष्ट नाम और भी जोड़ दिया है। इस प्रकार इन्होंने चारों कालों के दोहरे नाम देकर प्रत्येक काल की एक विशिष्ट प्रवृत्ति को भी द्योतित कर दिया है। निसंदेह आचार्य शुक्ल का काल विभाजन अपनी संक्षिप्तता, सरलता और स्पष्टता के कारण आज तक हिंदी जगत में बहुमान्य है। प्रवृत्ति इतिहास लेखकों ने थोड़े बहुत परिवर्तन से इसी को आधार बनाकर अपने अपने काल विभाजन एवं कालों के नामकरण प्रस्तुत किए हैं। आलोचकों ने सर्वाधिक आपत्ति वीरगाथा काल नाम पर की है तथा इसे अनुचित बताकर आदि काल कहना ही उपयुक्त माना। छठे इतिहासकार जो हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इनका काल विभाजन भी हम देख लेते हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नाम से अपना इतिहास ग्रंथ लिखा जो 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इनका काल विभाजन इस प्रकार है। इनका पहले कालखंड का नामकरण है संधि काल, यानी आदिकाल को ये दो भागों में बांटते हैं, संधि काल और चारण काल में। संधि काल का समय 750 विक्रमी से 1000 विक्रमी संवत तक। दूसरा चारण काल, इसका समय 1000 से 1375 विक्रमी संवत, यानी शुक्ल जी इन दोनों को एक ही में डालते हैं वीरगाथा काल में। और बाकी तीनों कालखंडों का जो नामकरण है वो शुक्ल जी की तरह ही है। भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रमी संवत, रीति काल 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत तक और आधुनिक काल 1900 विक्रमी संवत से अब तक। डॉक्टर वर्मा के काल विभाजन की समीक्षा हम कर रहे हैं। इन्होंने संधि काल में अपभ्रंश की रचनाएं भी समाविष्ट कर ली हैं। चारण काल और शुक्ल जी के वीरगाथा काल में कोई मौलिक अंतर हमें दिखाई नहीं देता है। वीरगाथाओं के रचयिता प्राय चारण कवि ही कहलाते थे और शुक्ल जी ने नामकरण एक तरह से प्रवृत्तियों के आधार पर किया, जबकि डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने रचनाकार के आधार पर किया है। और अब हम चलते हैं सातवें इतिहासकार जिन्होंने काल विभाजन किया, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का काल विभाजन। इन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नाम से अपना इतिहास ग्रंथ प्रस्तुत किया है जो सन 1965 में प्रकाशित हुआ था। और इनके द्वारा प्रस्तुत जो काल विभाजन है वह इस प्रकार हैं। इन्होंने प्रारंभिक काल 1184 से 1350 ईस्वी तक, दूसरा माध्यमिक काल जिसमें दो भाग किए, पूर्व मध्यकाल 1350 से 1500 ईस्वी तक और उत्तर मध्यकाल 1500 से 1857 ईस्वी तक, और फिर आधुनिक काल का जो विभाजन ये करते हैं वो है 1857 से 1965 ईस्वी तक, यानी अब तक। डॉक्टर गुप्त जी के काल विभाजन की समीक्षा हम कर रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का क्षेत्र अत्यंत व्यापक और विस्तृत रहा है। अब तो अनेक अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप नई नई सामग्री प्रकाश में आ गई हैं, इसलिए शुक्ल जी का काल विभाजन परिवर्तन की मांग करता है। और इसी तथ्य को दृष्टि में रखते हुए डॉक्टर गुप्त जी अपना काल विभाजन एक सरल रीति से प्रस्तुत करते हैं जो कि विकास क्रम के आधार पर इन्होंने उचित समझा। अब हम अंतिम विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के काल विभाजन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। और आचार्य शुक्ल जी के पश्चात हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम उल्लेखनीय है। इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास तथा हिंदी साहित्य का आदिकाल नाम से, ये 3 इतिहास ग्रंथ इनके हैं। और इन्होंने जो काल विभाजन प्रस्तुत किया वो इस प्रकार हैं। आदिकाल, ये वीरगाथा काल को आदिकाल कहना चाहते हैं, सन 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक इनका समय निर्धारित करते हैं। दूसरा कालखंड पूर्व मध्यकाल 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक, तीसरा उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900 ईस्वी तक और चौथा आधुनिक काल 1900 ईस्वी से अब तक।
और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के काल विभाजन की हम अब समीक्षा करने जा रहे हैं। 9 एक तरह से इतिहासकारों का विवेचन हम कर चुके हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने का प्रयास अपने अपने इतिहास ग्रंथों में किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, 20 अंकों का ये एक प्रश्न आपके पाठ्यक्रम में है, यह आता है और इसे आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। इसकी PDF नोट्स भी बना करके मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर दिया, आप वहाँ से भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। आइए हम द्विवेदी जी के काल विभाजन की समीक्षा हम कर रहे हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कई निष्कर्षों से असहमत हैं। आचार्य शुक्ल के वीरगाथा काल को ये आदिकाल कहना उचित मानते हैं। अतः शुक्ल जी के उपरांत द्विवेदी जी की मान्यताओं को हिंदी काव्य जगत ने नतमस्तक होकर के स्वीकार किया है। अब हम निष्कर्ष की ओर आगे बढ़ते हैं। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जिस परंपरा का सूत्रपात गारसाद तासी से हुआ था, फ्रेंच भाषा में इन्होंने अपना पहला इतिहास ग्रंथ लिखा था, वह अब तक लेखन की परंपरा पुनर्जीवित है। विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोणों से काल विभाजन प्रस्तुत किया, जिसमें सर्वाधिक जो विवाद हैं वो वीरगाथा काल को लेकर के हैं। आचार्य शुक्ल जी की मान्यताओं पर कुछ विद्वानों ने प्रश्न उठाए हैं जो सही हैं, क्योंकि नवीन शोध सामग्री दिनों दिन प्रकाश में आ रही है। यदि आचार्य शुक्ल के सामने आज तक के अनुसंधानों से प्राप्त नवीन विपुल सामग्री होती तो निश्चित है उनके काल विभाजन का रूप कुछ और ही होता। आचार्य शुक्ल द्वारा साहित्यिक इतिहास लेखन का ये जो प्रयास है वो एक ऐसी नींव का पत्थर है जिसके बिना हिंदी साहित्य के इतिहास के भव्य महल का निर्माण अकल्पनीय है। आज आवश्यकता इस बात की है कि नवीन जो शोध सामग्री प्राप्त हो रही है, उनसे जो प्राप्त निष्कर्ष हैं, उनके उपयोग से विवादास्पद जो प्रश्न खड़े हो रहे हैं एवं जो समस्याएं आ रही है उन सभी का समाधान किया जाए। यानी नवीन शोध सामग्री का उपयोग करते हुए उन प्रश्नों और समस्याओं का हम समाधान करें जो विवादास्पद हैं, और इतिहास की एक नवीन रूपरेखा प्रस्तुत की जाए जो सर्वमान्य हो जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने इन 3 ऑनलाइन कक्षाओं में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन से संबंधित इस पाठ्यक्रम पर विस्तार से चर्चा की है, और ये इन 3 ऑनलाइन कक्षाओं में ये काल विभाजन का एक मॉडल आंसर के रूप में मैंने तैयार करके दिया है। आपको अन्य किसी पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप इसी को अच्छी तरह से तैयार कर लें। ये 20 अंकों का प्रश्न आपकी मुख्य परीक्षा में आने वाला है, और आगामी जो ऑनलाइन कक्षा होगी वो हम अब आदिकाल को आरंभ करने वाले हैं। ये काल विभाजन तो एक तरह से हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन है, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल सभी कुछ सम्मिलित होता है, लेकिन ये आपके प्रथम यूनिट में ही ये सम्मिलित हैं। एक तरह से इतिहास लेखन की जो प्रवृत्तियाँ हैं, इतिहास लेखक हैं, वो भी इसमें सम्मिलित हो गए हैं। और अगला जो प्रश्न होगा वो हम आदिकाल की प्रमुख पृष्ठभूमि यानी प्रवृत्तियों, परिवेश पर हम लेंगे, फिर हम आदिकाल के साहित्य पर, और उसके बाद हम आदिकाल की जो विविध प्रवृत्तियां हैं और आदिकाल के नामकरण पर केंद्रित हम प्रश्नों को पढ़ेंगे, मॉडल आंसर के रूप में हम पढ़ेंगे, और सबके PDF मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करने वाला हूं। आप सभी से आग्रह है कि कॉलेज के इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और इन सभी वीडियोज को आप लाइक करें। साथ ही जो विद्यार्थी अब तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ पाए हैं वो हमें एंड्रॉयड फ़ोन के नंबर हमें सेंड करें, ताकि हम उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ सकें और इन ऑनलाइन कक्षाओं का फ़ायदा उन सभी को प्राप्त हो सके। प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस हिंदी साहित्य यानी MA पूर्वार्ध इस हिंदी में 4 ही प्रश्न पत्र होने वाले हैं। पहले प्रश्न पत्र यानी पिछली ऑनलाइन कक्षा में भी मैंने चर्चा की थी, एक बार पुनः मैं चर्चा कर देता हूँ। प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो आप BA प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में संक्षिप्त रूप से पढ़ के आए हैं, उसी को ही या हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में विस्तार से आपको पढ़ना है। दूसरा प्रश्न पत्र है साहित्य शास्त्र, जिसमें भारतीय और पाश्चात्य साहित्य शास्त्र सम्मिलित हैं, जिसमें एक तरह से भारतीय काव्यशास्त्र के 6 संप्रदाय 2 यूनिटों में प्रथम और द्वितीय यूनिट में सम्मिलित हैं। रस संप्रदाय हैं,
ध्वनि संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, रीति संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय। और तीसरी और चौथी यूनिट में जो पाठ्यक्रम होता है उसमें आपके पाश्चात्य काव्यशास्त्र को सम्मिलित किया गया है। और पाँचवीं यूनिट में सैद्धांतिक विवेचन है साहित्यिक विधाओं का। तो आइए, तीसरे जो प्रश्न पत्र का नाम है वो है प्राचीन काव्य, जिसमें 4 पाठ्य पुस्तकें लगी हुई हैं। और चौथा जो प्रश्न पत्र है वो मध्यकालीन काव्य, जिसमें 5 पाठ्य पुस्तकें लगी हुई हैं, जिसकी चर्चा मैंने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में विस्तार से की है। तो एक बार पुनः आप सिलेबस को देखें और पाठ्यक्रम को आप याद कर लें। अगली ऑनलाइन कक्षा में हम आदिकाल को आरंभ करेंगे। आदिकाल की विभिन्न परिस्थितियों को हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।